हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार मडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है हमारी, और 8th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। और ज्योग्राफी की इस 8th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की जो में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। ठीक। और हमने देखा कि खनिज का वितरण किस प्रकार है, कहाँ कहाँ पर कौन से खनिज मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं, इनको हमको देखना है। ठीक है। और हमने इस प्रकार की उनसे बात की। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया इतना आपने। एशिया के विषय में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। क्या एशिया है, कहाँ तक कितना है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है। सीसा, टीन, एंटीमनी, बिस्मिक, ठीक, इन सब चीजों को हम लोग गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। क्लियर है। और इन पर बात भी कर चुके हैं। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाए। यूरोप को आप लोग देख चुके हो। यूरोप में किस प्रकार की चीजें हैं और क्या कुछ कैसे हो रहा है। उत्तरी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट लेक, अपसलेशन, इन सब चीजों में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। किस किस प्रकार सारी चीजें हैं, इसको आप समझेंगे तो एक एक चीज शायद आपको समझ आए कि हमने कल क्या तक पढ़ा है, और कहाँ कहाँ पर दक्षिण अमेरिका में चिली में और ब्राजील, बोलीविया में टीन, इन सारी चीजों का जो आपका प्रोडक्शन है वो किस प्रकार हो रहा है। तो आई होप कि इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि ये सब चीजों का प्रोडक्शन किस प्रकार है। क्लियर है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। हीरा है, सोना है, तांबा, प्लेटिनियम है, सबसे बड़े उत्पादक हैं। और लोहा, तांबा, क्रोमियम है। इन सारी चीजों को हम लोग बड़े अच्छे से देख सकते हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं। ठीक। अंटार्कटिका की जहाँ तक संभावना है उन सबको हमने देख लिया है, कहाँ तक कितनी चीजें हैं। ठीक। इन सबको हमने एक एक करके गौर करके, चलिए देख लिया। आगे बढ़े। इसके बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने तक होता है। खनिज का संरक्षण को हम लोग देखते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संरचनाओं में हजारों वर्ष लगे हैं। मानवीय उपभोग दर की तुलना में निर्माण दर बहुत धीमा है। खनन की प्रक्रिया की बर्बादी को घटाना आवश्यक है और धातुओं का पुनर्चक्रण एक तरीका है। इसमें खनिज परंपराओं को संरक्षित किया जा सकता है। ऐसा कर सकते हैं, जो खनिज संरक्षण है उनको आपका संसाधित या पुनर्रक्षित किया जा सकता है। आई समझ में। तो इतना हमने देख लिया। एक शक्ति संसाधन। शनि की मां अपने दिन की शुरुआत गीजर बटन को दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह वेल्डर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया है? आओ और नाश्ता कर लो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाती हुई मां पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी, बत्ती और पंखों के बटन को बंद करना मत भूलना। कह रही जब भी आप स्कूल जाओ, जो लाइट है और जो पंखे हैं, जो आपकी लाइट जल रही है, जो आपके पंखे चल रहे हैं, आप उनका स्विच ऑफ करना मत भूलना। और ये बिल्कुल सही परंपरा है हमको, या इस तरह की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमको लगा नल खुला हुआ पड़ा है, हम उसको बंद करें पानी को। क्लियर है। उसको बंद करें तो क्यों, व्यर्थ बह रहा है। मान लीजिए हम कहीं देखें कि हमारा घर है या ऑफिस है, कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही है दिन में, तो हम उसको लाइट बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जिसका उपयोग नहीं है उसको बिना बात जला के हम अपने संसाधनों को कम कर रहे हैं।
अब हम अपने रिसोर्सेज को बेकार कर रहे हैं। उन बटनों को दबाने के करते सोचते हैं कि शहर में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण गजट में सभी बिजली की खपत करते हैं। अधिक से अधिक निर्भरता मांग और आपूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञापन और प्रौद्योगिकी के नए प्रचार से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। ऐसा है, बहुत तेजी से परिवर्तन आया। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। कह रहे इन सब चीजों के लिए हम देख सकते हैं जो शक्ति है, जो पावर है, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक। और ऊर्जा को विस्तृत परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय में सामान्यतः उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं। कैसे हैं? परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। क्लियर है? उन दोनों प्रमुख स्रोतों के आधार पर ही ये चीजें हैं। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक है, आपको समझ आएगा कि शक्ति संसाधन में हम किस प्रकार देखते हैं, हम कैसे उनका प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति है क्या, किस तरह से आप रिसोर्सेज को महसूस करते हैं, या आप किस तरह से लाइफ की इंपॉर्टेंस को सोचते हैं उनको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं ईंधन की। ईंधन को अगर आप देखोगे, ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक होती है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से होती है। कैसी होती है? 50% ऊर्जा ईंधन से होती है। ठीक, देख लिया। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। लाभ, हानि और लाभ। आसानी से परिवहनीय है, यानी कि टैंकर में ला सकते हैं, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेस है। ये तो इसका लाभ है। हानि क्या है? अत्यधिक उत्प्लावन है, गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन में अपक्षय है, निमुक्त प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि जब उसको यूज करके हम लोग गैस बाहर जाती है उससे क्या होती है? एसिटिक रेन होती है। अम्लीय ईंधन का अन्वेषण करना आसान नहीं है, यानी कि जो ईंधन है उसकी खोज करना या उसको निकालना भी कोई आसान नहीं है। आसानी से अपरिवहनीय है, यानी कि पाइपलाइन से जाता है। तेल और कोयले को अधिक स्वच्छ है। तेल आपका कैसा है इसके मुकाबले? सस्ता हमको दिखाई देता है, या सस्ता हमको प्रतीत होता है, या हम इसको महसूस करते हैं कि क्या है? सस्ता है। आगे बढ़े। अब देख रहे हैं हमारी परंपरागत ऊर्जा, यानी कि जो हम आपका हमेशा से यूज करते हैं। जैसे सुप्रद है, पहली बात तो आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक, बहुसंख्यक लोगों का ऊर्जा प्रदान करते हैं, ग्रहण में अधिक समय है, और प्रदूषण फैलने वाला है, हरित गैस के प्रभाव में वृद्धि करता है, और नवीनीकृत है। तो इन सारे चीजों को हम देखते हैं। लाभ क्या है? विस्तृत रूप से उपयोग है, विद्युत रूपांतरण में है, और ध्वनि का प्रदूषण है, और परिवहन के लिए भारी है। तो ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं, या इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं या बात करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत। जल विद्युत को आप देखिए, प्रदूषण मुक्त है। पहली बात, सिंचाई मत्स्य इनको बढ़ावा देती है, और सबसे बड़ी सस्ती है। लेकिन दिक्कत क्या है? स्थानीय समुदाय को विस्थापन करना पड़ता है, क्षेत्रों में जल उत्प्लावन ऊपर आ जाता है, और स्थापित करना बहुत खर्चीला है। क्लियर है? और कभी कभी इससे बाढ़ का कारण भी बन जाता है। ये हमें देखना चाहिए। तो इन सारे तरीकों पर हम लोग गौर करेंगे तो समझ आएगा कि भाई ये सारे तरीके क्या हैं, ऊर्जा के लाभ और हानि को प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपने, क्लियर है? पौधे और जानवर के अवशेषों में जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रह जाते हैं, इसके पौधों के और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक कहाँ दबते हैं? धरती के अंदर
दबे रह जाते हैं वे ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हैं? जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस परमाणु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। खनिज के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह निर्माण दर कहीं अधिक है। कैसी है? कहीं अधिक है। इसलिए वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कैसे हैं? वो शीघ्र ही वो आपका समाप्त होने वाले हैं। आगे बढ़े। कोयला यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग घरेलू ईंधन, लोहे, इस्पात, इंजन इस्पात, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसके कैसे हैं? मल्टीपल यूजेस हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला हम आजकल उपयोग कर सकते हैं वह लाखों वर्ष में पूर्व विशाल फन और दलदली व पृथ्वी की परतों के आपके दबने से बना है। कैसे बना है? वो प्रेशर से बना है। कोयला इसलिए अतिभूत रूप से, कैसा है? अतिभूत रूप से जाना जाता है कि विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी का रूर क्षेत्र, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस वाला जो ब्लैक फॉरेस्ट से नीचे के क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल और झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो इन जगह ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोल जिसे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चकवाने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये भी क्या है? पेट्रोलियम है। तो साइकिल में जो चमकाने से रोकता है और जो गाढ़ा और काला होता है द्रव है वो भी क्या है? पेट्रोलियम है। यह शैल की परतों के माध्यम में पाया जाता है। जो शैल होती हैं, जो एक के ऊपर एक परत होती है, उनके मध्य में ये आपका पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय यानी कि जो कोस्टल रीजन है और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अंदर भी करते हैं और जैसे कि बॉम्बे हाई वगैरह वो ड्रिल तो अंदर ही होती है समुद्र के, कुछ कोस्टल एरिया में भी हम लोग करते हैं। उपरांत परिष्कृत भेजा जाता है। पेट्रोलियम का प्रकरण प्रभाव इस तरह से है कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ये जो उत्पाद बनते हैं इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? जो हमारा है ब्लैक गोल्ड हम लोग बोलते हैं। क्या है ये आपके? ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। आगे बढ़े। चलिए, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया है। ठीक, ईरान, इराक, सऊदी अरब। ठीक, भारत में असम में डिगबोई, मुंबई, बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी इसका डेल्टा है। कैसे हैं? इन सब नदियों के आपके ये सारे क्या हैं? डेल्टाई रीजन हैं। कैसे हैं ये आपके? डेल्टाई रीजन हैं और हम इन डेल्टाई रीजन को देखते हैं और बात करते हैं कि कहां पर डेल्टाई रीजन पाए जाते हैं। क्लियर है? आपने देख लिया होगा कहां पर डेल्टाई रीजन है। तो पता लगा आपको ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं हम उनको ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहते हैं, क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से हम इसको ब्लैक गोल्ड की कैटेगरी में रखते हैं।
क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। और असम का डिगबोई, बम्बई का बॉम्बे हाई और कृष्णा बेसिन, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, शॉर्टकट में केजी बेसिन भी लिखा मिल सकता है। बेसिन मतलब डेल्टाई क्षेत्र जहां से बहती है या जहां आउटफ्लो बनाती है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्षेत्र इसके रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमारा कोयला बनता है, कैसे हमारी गैस बनती है, कैसे हमारे ईंधन हमको प्राप्त होता है, कैसे हम उनको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। चलिए देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़े, देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, प्राकृतिक गैस को हम जानेंगे कि प्राकृतिक गैस क्या होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाए जाते हैं, तब निमुक्त होती है अपरिष्कृत तेल को धरातल पर पाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड और प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उत्पादक हैं। कैसे हैं नीदरलैंड वगैरह और प्राकृतिक, ये सब चीजें कैसे हैं उसके गैस के प्रमुख क्षेत्र है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई हाई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है और विश्व के बहुत कम देश प्राकृतिक गैस के आपस में भंडार का निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? उनको जो भंडार है वो आपका निर्मित करते हैं। क्लियर है? हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तीव्र व चिंताजनक दर इन्हें समाप्त कर दी गई। इन ईंधन को जलाने से निकालने वाले विषैले प्रदूषण चिंता का विषय है और जीवाश्म ईंधन को अनियंत्रित करना, जलाना, अनियंत्रित टोटी मट टपकना सामना है, अंततः सूख जाते हैं और इसे हम ऊर्जा के विभिन्न संसाधन स्रोत और जीवाश्म ईंधन के अच्छे विकल्प के रूप में आपका देखते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा जो विकल्प है उसके रूप में हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण आपका हितैषी ऑटोमोबाइल है, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल की तुलना में इसका प्रदूषण कम करते हैं। कैसा है जो इसका डीजल है? इन सब चीजों में आपका हम कम इनका उपयोग करते हैं। ठीक, इनको हम देखते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं जल विद्युत को। बांध वर्षा जल, नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए ग्राहित है। बांध के अंदर पाइपलाइन द्वारा बहता हुआ बांध जल नीचे स्थित वहां टरबाइन के ऊपर गिरता है, फिर उसे घुमाकर आपका बेल्ट जनरेटर से आपका विद्युत के लिए घुमा जाते हैं और जल विद्युत कहलाती है। होता क्या है, यहाँ आपके टरबाइन लगी होती है ऐसे, ये मान लीजिए ये आपकी टरबाइन है गोल सी, ऐसे इसमें पंखड़ी लगी होती है। जब पानी ऊपर से गिरता है तो ये इस तरह से रोटेट करती है और रोटेट करती है तो इसमें क्या बनती है, यहाँ बिजली बनती है। ठीक, जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पादन करने के बाद जल बहता है, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व में 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न करता है और विश्व में जल विद्युत अग्रणी है, जैसे पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है, भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, सागर अर्जुन, दामोदर नदी घाटी बांध परियोजना। इन सारी चीजों को हमने देखा जाता है और हम इनको देख सकते हैं कि जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ है। तो आपने देख लिया किस तरह से हम लोग विद्युत बनाते हैं। तो मेनली स्थिति क्या है कि हम पानी को हाइट से गिराते हैं ताकि प्रेशर बने, ठीक है। और जब हम उसको आपका टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, अब टरबाइन के ऊपर नहीं गिराते, एक्चुअल में हम टरबाइन की उसमें ऊपर पंखड़ियां लगी होती, हम उसमें गिराते हैं
और टरबाइन की पंखी गिरने से वो घूमने लगती है, वो पंखड़ियां, तो पंखड़ी घूमती हैं तो उससे क्या होता है, टरबाइन के अंदर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी विद्युत ऊर्जा को हम लोग आपका बिजली के रूप में जानते हैं, वो आगे ट्रांसफर होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और जैसे हमारा आपका टीडी डैम है, आप इसको कभी विजिट करने का मौका मिले, गूगल या यूट्यूब वगैरह पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ इसको समझाया गया है, देखिए कितना अच्छे से समझाया गया है। मान लीजिए ये हमारा पूरा बांध है, ठीक है। अब यहाँ सारा पानी हमने इकट्ठा कर लिया, हम पानी को एक आपका पतले चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं और ये हमारी लगी है आपका टरबाइन, और टरबाइन की पंखड़ी है। जैसे पानी गिरा, पंखड़ियां घूमने लगी। अब पंखड़ी ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूमने के बाद क्या हो रहा है, इनमें आपका इलेक्ट्रिक जा रही है, ये आपके जनरेटर्स हैं सब, अब इलेक्ट्रिक जा रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक घरों में और लाइन के द्वारा वो आपकी सप्लाई हो रही है। तो जल से विद्युत कैसे बनती है, ऐसे। तो जल से विद्युत बनने में क्या जल कोई खर्च हो रहा है, नहीं, एक माध्यम से दूसरे चैनल के माध्यम से पास होकर आगे बढ़ रहा है। इस रूप में हमको यह आपका दिखाई देता है और हमको देख भी रहा है। क्लियर है? आप देखेंगे, आगे बढ़े, देखिए यहां तक आपने। अब बात कर रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जैसे जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव का उत्पन्न हो रहा है। कैसे हो रहे हैं? गैर परंपरागत का स्रोत का जो अभाव है वो उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर इनका उपयोग लगातार होता रहा है, इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है। गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और नवीकरणीय है, इनका उपयोग आवश्यक है। कैसा है? ये उपयोग आवश्यक है और इनको हम देख सकते हैं। देख लिया? चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना ऊर्जा है और पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। अब आप पेट्रोल को यूज करोगे, डीजल को यूज करोगे, तो इन सब से ये सारी समस्याएं तो आपके सामने उत्पन्न होकर आएंगी। क्लियर है? तो चलिए, आप इनका एक बार रिवीजन करिए, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय संसाधनों को देखिए क्या होते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे अच्छे से। तब तक एक बार घर जाकर रिवीजन करिए चैप्टर को। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और इसी के अगले भाग में।